हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत आपका चल रहा है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज, जिसमें कि 16 चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं और ये जो है वह आपका 17 चैप्टर है। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है भाग 2 का। और जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसके पहले हम एक लाइव सेशन रखें जिसमें कि आपके जो डाउट्स हैं वह लिए जाएं। ठीक है, जिसमें कि डाउट सेशन की बात हो सके। ये आप सभी ने बेसिकली, आप इंदिरा गांधी को जानते होंगे। लास्ट हमने देखा था कि जब हम कार्यपालिका की बात करेंगे, जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में हम पीएम की बात करेंगे कि किस तरीके से बेसिकली मंत्री परिषद के अलावा हम देखते हैं कि मंत्री परिषद अगर सितारे हैं तो जो पीएम है वह चंद्रमा होता है। और पीएम की जो भूमिका है ना, पीएम की जो शक्ति है वह इस बात से भी तय होती है कि आखिर उस पद पर बैठा हुआ कौन है, उसका व्यक्तित्व क्या है। जैसे कि आज अगर आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो आपको बहुत स्ट्रांग पीएम लगते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेते हैं, कि लोगों की बहुत वाहवाही लूटते हैं कि वाह कितना अच्छा पीएम है, कैसे डिसीजंस लिए। ऐसे ही एक और पीएम की हम बात करेंगे, इंदिरा गांधी। ठीक है, आप इसके पहले एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, चाहे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना हो या फिर ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, खालिस्तानियों को खत्म करने की बात हो, आतंकवाद को, पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने की बात हो। कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, कई ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए इंदिरा गांधी ने जो कि एक सामान्य राजनेता नहीं ले सकता। अब लेकिन इनके द्वारा लिया गया ऐसा ही एक और डिसीजन था जो कि इनके पूरे चैप्टर का, इनके पूरे राजनीतिक कार्यकाल का बेसिकली एक काला धब्बा इसको कहा जाता है, बेसिकली लोकतंत्र के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा एक इमरजेंसी लगाई गई थी। और वो जो इमरजेंसी है वो जिस आधार पर लगी थी वो आधार ही गलत था। आप समझ रहे हैं कि जिस आधार पर, जिस बेस पे आपने कोई डिसीजन ले लिया वो बेस ही गलत था। इस आधार पर 1975 में इन्होंने आपातकाल लगाया, राष्ट्रीय आपातकाल। आप देखेंगे कि इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविजन है कि देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान जो है संविधान में किए गए हैं, विशेष प्रावधान जो है वह संविधान में किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि केंद्र के पास बेसिकली किसी भी तरह की अगर कोई असामान्य परिस्थिति है उससे निपटने का ये प्रावधान है, जिसमें कि केंद्र का पूरा जो नियंत्रण है वह राज्यों पर और देश में हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि ये आप देखेंगे 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसको कि राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, संवैधानिक आपात भी कहा जाता है, और तीसरा वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल आज तक लगा नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। ठीक है, जब चीन से युद्ध हुआ था, और आगे हम देखेंगे कि चीन से युद्ध हो रहा है या फिर पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है सभी, और आगे हम देखेंगे कि एक जो आपातकाल है वो ये लगा तीसरी बार। ठीक है, तो देखो बेसिकली इन्होंने जो आपातकाल लगाया था, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जाता है। ठीक है, देखना पहले शब्दों का आप समझिएगा कि शब्द अगर ढीले ढाले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हो तो उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो जैसे कि युद्ध हो गया हो, बाह्य आक्रमण हो, या फिर आंतरिक अशांति हो। ध्यान से सुनिएगा मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूं, आंतरिक अशांति हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की गई है। इन आधारों पर, इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। अब लेकिन इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया, हम उस समय देखेंगे कि जो समाजवादी और सब जयप्रकाश नारायण और ये सब उस वक्त की जो राजनीति है सब इंदिरा हटाओ को लग गए थे और एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान में करने वाले थे। और जैसे ही वो सारी चीजें शुरू होने वाली थी उसके पहले ही आपातकाल लग गया, सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, सब न्यूज़पेपर्स और ये जो प्रिंटिंग न्यूज़पेपर और सब थे इन सबकी लाइट काट दी गई। 3 दिन बाद आई, जब तक कि पूरे तरीके से शिकंजा सरकार कस चुकी थी। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें की गई कि क्या इस तरीके से जो एक प्रतिबंध लगाया, इस तरीके से जो ये इमरजेंसी लगाई गई, इसकी जरूरत नहीं थी। तो जिस आधार पर लगाया गया वो आधार गलत था और आधार था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर इसकी बहुत सारी कमियां उजागर हुई, इसलिए इस पूरे चैप्टर में आप बार बार पढ़ोगे 44 संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन 1978, 44 संविधान संशोधन 1978, हर बार इसको पढ़ोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो इसमें कुछ कमियां थी ना आपातकाल के प्रावधानों में, कि आने वाली सरकार फायदा ना उठा ले, इसके लिए कुछ संशोधन कर दिया और उसमें लिख दिया कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अब होगा सशस्त्र विद्रोह। इस शब्द के स्थान पर इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह शब्द को चुना गया। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल के 3 शब्द। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? युद्ध हो गया हो, ठीक है,
बाह आक्रमण हो, विदेशी देशों ने आक्रमण कर दिया हो, जैसे कि चाइना ने किया था, नेफा से शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश को ही पहले नेफा कहा जाता था, एक बार वहां से हो गया, ठीक है। सो हम देखेंगे कि तीसरी बार जब आपातकाल लगा तब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था और इसकी आलोचना बहुत ज्यादा हुई थी। लगभग ये हम देखेंगे कि 2 साल के आसपास चला था। लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि ये देश को बचाने के लिए आपातकाल था, ये बल्कि एक सरकार खुद को बचा रही थी, इंदिरा गांधी खुद को बचा रही थी, ठीक है। अब देखो इस समय इंदिरा गांधी के द्वारा कई ऐसे प्रावधान जो है वे कराए गए, कई न्यायपालिका को भी प्रभावित किया गया और न्यायिक समीक्षा के बाहर पीएम को किया कि पीएम का जो चुनाव प्रक्रिया है चूंकि वो न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर होगी, पीएम, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि याद करो इलाहाबाद हाई कोर्ट, कौन से थे वो जज जिनके द्वारा इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है वह अवैध घोषित कर दिया और कहा कि अगर निर्वाचन ही इनका अवैध घोषित था, जहां से निर्वाचित थी वो बेसिकली किसी ने रिट दायर की थी कि इन्होंने अपने चुनाव में सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारियों का यूज किया है और इसलिए इनको वहां से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगा दी, कहा कि देखो इसमें बेसिकली कई तरीके के ऐसे प्रावधान इस समय इन्होंने किए, ऐसे कई संशोधन कर दिए, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन इसी समय आया था, ठीक है, इसी समय आया। तो और उसमें आप देखेंगे कि बेसिकली कई ऐसे प्रावधान किए गए थे जो सरकार और न्यायपालिका पे अंकुश लगा रहे थे। अब आगे उसको बैलेंस करने के लिए फिर 44वां 43वां संविधान संशोधन आते हैं, 42 को बैलेंस करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। तो ये समय का समय था, ठीक है। तो 1975 25 जून। अब देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया, मतलब इंदिरा गांधी मतलब एक तरह से थोड़ा डिक्टेटर, तानाशाह नेता के रूप में इनको देखा जाता है, ठीक है। सो या अच्छा, किचन कैबिनेट भी इनके समय में प्रचलित थे। किचन कैबिनेट मतलब केवल 3-4 जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट इनके मंत्री थे उनके साथ ही सलाह मशवरा करके ये काम किया करती थी। किचन कैबिनेट का भी कॉन्सेप्ट आया था, बहुत सेंट्रलाइज तरीके से इन्होंने जो काम है भाई ये कर रही थी, ठीक है। तो हम समझेंगे, आप एक पृष्ठभूमि समझ गए, एनसीईआरटी में जो समझा था हमने उसको जाना। अब हम आगे चलते हैं, आप इस कहानी से सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे कि आखिर आपातकाल जो है वह आखिर है क्या, ठीक है। आपातकाल आखिर क्या है, किन किन आधारों पर हो सकता है और भी सारी चीजें। तो पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी, आपातकाल, आप समझ सकते हैं इमरजेंसी मतलब बहुत विशेष परिस्थिति कोई, है ना, बहुत विशेष परिस्थिति। और संविधान में इसका जो वर्णन है आखिर वो कहां किया गया है, तो आप देखेंगे कि संविधान में भाग 18 में और संविधान में पार्ट 18, ठीक है, भाग 18 में। और अगर हम आर्टिकल की बात करें 352 से लेके 360 तक इसका जो वर्णन है वह किया गया है। मेन उद्देश्य क्या है आखिर इमरजेंसी को शामिल करने के, अगर हम उद्देश्यों की बात करें, उद्देश्य आखिर क्या है, क्यों आखिर हमने जो इमरजेंसी प्रावधान है इसको हमने शामिल किया है। तो देखो इसके उद्देश्यों में शामिल होगा कि केंद्र सरकार असाधारण परिस्थितियों से निपट सके, केंद्र को असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रभावी रूप से निपटने हेतु ये प्रावधान जो है वह बहुत मदद करते हैं। आप सोचिए कि मान लीजिए कुछ राज्यों ने इस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था जो वह फेल कर दी या कुछ इस तरीके से वह कर रहे हैं कि देश की एकता अखंडता प्रभावित होती है, तब केंद्र के पास ये अधिकार डेफिनेटली होना चाहिए कि वह देश को बचा सके, देश को एक कर सके। तो ये असामान्य परिस्थिति अगर है तो उनसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए डेफिनेटली इमरजेंसी जैसे जो प्रोविजन है उसकी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम कहें तो देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता, इसको बनाए रखना, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसके लिए बेसिकली क्या जरूरत होगी कि जो प्रोविजन है वह हो, ठीक है। अब आपातकाल प्रावधान की हम बात करें तो याद रखना इसमें केंद्र जो है वह शक्तिशाली होता है, सर्वशक्तिमान, एकदम शक्तिमान बन जाता है कि सारी शक्ति अब केंद्र के पास आ गई, एक, ठीक है, सारी शक्ति किसके पास आ गई, केंद्र के पास आ गई। तो केंद्र के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं
सारी शक्तियां आ जाती हैं, इसका मतलब केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है, शक्तिमान बन जाता है ये, है ना, सर्वशक्तिमान हो जाता है केंद्र, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब के अगर शक्तियां जो है वह उठा के एक जगह पे केंद्रित कर ली तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया या नहीं हो गया। और अगर सेंट्रलाइजेशन है इसका मतलब क्या है, अब फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहा, अब क्या हो गया, अब एकात्मक यूनिटरी, है ना। सो देखो बेसिकली कहा जाता है कि इमरजेंसी जो प्रोविजन है, अगर केंद्र के पास सारी शक्तियां चली गई हैं, केंद्र सर्वशक्तिमान हो गया है, इसके अलावा हम देखेंगे कि सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं, सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अब पूर्ण नियंत्रण, सेंट्रलाइजेशन, है ना, पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविजन है, इमरजेंसी एक ऐसी विशेषता हम कहें जिससे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल या जो संघीय स्ट्रक्चर है जो कि विभाजन पर आधारित है शक्तियों के, ये किस में तब्दील हो जाता है, ये यूनिटरी में तब्दील हो जाता है, ये एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाता है, ये एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाता है। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है, आप देखो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा क्या बात कही गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि और विश्व में कोई एक ऐसा संविधान, अगर हम कहें विश्व में कोई और ऐसे जो संविधान है वह नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहा जाता है कि विश्व में और कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसमें इस तरह के प्रावधान हो कि उसने अपनाई तो संघीय व्यवस्था है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां जो है वह ऐसी हैं जिससे कि यह पूर्ण रूप से एकात्मक में तब्दील हो जाता है। एकात्मक का मतलब क्या है, देखो हमने संघीय की बात की थी, अब इस बात को ध्यान से सुनना। संघीय का मतलब क्या था कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, या एक से अधिक स्तर पर या दो से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, ये हमने फेडरल देखा था, है ना। तो कम से कम एक से अधिक स्तर पर तो सरकारों का होना जो है वह तय है ना। तो इसमें हमने देखा था बेसिकली कि फेडरल और इसमें दो यूनिट्स अगर होंगी, दो पॉलिटिकल यूनिट्स होगी, जैसे कि हमारे केंद्र सरकार, स्टेट लेवल पर राज्य सरकार है, तो उन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है ना, जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, एक्सेट्रा। तो लेकिन ये शक्तियों का बंटवारा है, यहां पे क्या कहा जा रहा, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में, केंद्र का पूर्ण नियंत्रण, दैट मींस यूनिटरी, दैट मींस एकात्मक व्यवस्था, है ना। तो अगर संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था की हम बात करेंगे, ये पूरा जो ढांचा है वो चेंज हो गया। क्या हो गया, पूरा ढांचा चेंज हो गया। तो डॉक्टर अंबेडकर की आप बात सुनिए, अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यूएसए फेडरल में अगर 50 स्टेट्स है तो वो 50 राज्यों की शक्तियां जो है वो यूएसए ले लेगा, इम्पॉसिबल, है ना। बट इंडिया में ऐसा है, किसी भी परिस्थिति में अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। अब देखो हर चीज में अगर कंपैरिजन है कि अगर आप संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हो तो आप ब्रिटेन से कंपैरिजन कर लो बच्चों, अगर आप जुडिशरी पढ़ रहे हो आप अमेरिका से कंपैरिजन कर लो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि अगर आप आपातकाल व्यवस्था को पढ़ेंगे, संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था को पढ़ेंगे, तो हम अमेरिका से फिर से कंपेयर करके एक बार देखेंगे कि अमेरिका और बाकी जो भी संघीय देश हैं उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाओं को नहीं अपनाया, किसी भी परिस्थिति में वो संघीय व्यवस्था से एकात्मक में तब्दील नहीं होते। यही पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बड़ी ही खूबसूरती से बिना किसी प्रावधान को लागू किए अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो केंद्र के पास जो सारी शक्तियां हैं वह आ गई, और अगर केंद्र के पास सारी शक्ति आ गई दैट मींस फेडरल से कन्वर्ट होके यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वह बन गई। आ गया समझ में। तो ये क्या है, इमरजेंसी। अब हम देखेंगे कि बेसिकली इमरजेंसी जो प्रावधान है वो 3 तरह के होते हैं, ये समझ में आ गया। इमरजेंसी हम प्रावधानों की बात करें, चलो प्रकारों की बात करें, आपातकाल के प्रकार, ठीक है। 3 प्रकार इसके होंगे। पहला प्रकार जो हम देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी।
दूसरा हम देखेंगे जिसे कि हम राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल, राज्य या संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन। प्रचलित रूप से देखें तो लोकप्रिय नाम क्या मिलता है आपको, राष्ट्रपति शासन लग गया इस राज्य में, या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, और तीसरा जो इसका प्रकार है ये होगा वित्त आपातकाल। अब तक नहीं लगा है, कोरोना में ऐसी स्थिति बन गई थी कि वित्त आपातकाल लग सकता था। ठीक है, वित्त आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल भी याद रख लो, 352, 350। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 352। ठीक है, राज्य आपातकाल की बात करेंगे, आर्टिकल 356 याद करो, राज्यपाल की भूमिका वो इसी को लेकर तो थी। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, 360 में। ठीक है, ये तीन प्रावधान है, ये तीन प्रकार हैं। अब देखो इंदिरा गांधी ने जो लगाया था वो कौन सा था, वो था तो राष्ट्रीय आपातकाल। अब इन सब के आधार देख लो, तो जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे, जानते हो राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या होगा, इसका आधार होगा बेसिकली कि अगर युद्ध हो गया है, आधार देखो, अगर मान लीजिए युद्ध हो गया है किसी देश के साथ, या किसी ने बाह्य आक्रमण कर दिया, चीन ने आक्रमण कर दिया, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। देखो अब इस बात को समझो कि जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाए तो इसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है, बाह्य आपात की संज्ञा दी जाती है। और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाए तब इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है, तब इसे आंतरिक आपात जो है वह कहा जाता है। आया इतना समझ में? ये तीन आधार है नेशनल इमरजेंसी को लेके। इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया था वो आंतरिक आपातकाल था, सशस्त्र, जो उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। अच्छा, यहां पर एक जो स्टार लगा के लिख ही लो कि पहले जो है वह सशस्त्र की जगह आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था। ठीक है, जो ये सशस्त्र विद्रोह है ना, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबिलियन, ये जो वर्ड है ना ये शामिल किया गया 44th 1978 संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस शब्द को शामिल किया गया। पहले आंतरिक अशांति जो शब्द है वह शामिल था, और इसमें जो पूरी संभावना थी कि सरकार गलत तरीके से आपातकाल को लगा सकती थी, क्योंकि आपातकाल को लोकतंत्र के खतरे के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र का खतरा क्यों? क्योंकि एक जगह शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, वहां से ही डिसीजन चल रहे, और जब आपातकाल लगता है तो फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होंगे, लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको डेमोक्रेसी के थ्रेट के रूप में देखा जाता है। दैट्स व्हाई कि एनसीईआरटी में जब आप क्लास 12th में, आई थिंक वो चैप्टर 6 है जिसमें कि कहा जाता है आपातकाल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय, या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए थ्रेट, संकट है ना, उस तरह से आपातकाल को इंट्रोड्यूस करा। तो पहले आंतरिक अशांति शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाद में इसको चेंज करा गया और इसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है ये शामिल किया गया। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, संवैधानिक राज्य या फिर राष्ट्रपति शासन। देखो ये तो हमने देख लिया कि युद्ध और बाकी, भाई चीन ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, और उसके बाद जो है हमने इसको लगा दिया। अब लेकिन जब हम राज्य आपातकाल की बात करेंगे तो देखो, अगर मान लीजिए राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है कि संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, ठीक है, तो अगर संवैधानिक जो मशीनरी है या तंत्र है ये अगर फेल कर जाए, संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर
राज्यपाल ये कर देता है ना, राज्यपाल की भूमिका यही तो एक विवादास्पद हो जाती है कि हो सकता है उसने ये राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश है, राज्यपाल कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, है ना, लेकिन हो सकता है केवल इस आधार पर कर दी हो कि राष्ट्रपति केंद्र का एजेंट, जो राज्यपाल है वह केंद्र के एजेंट के रूप में देखे जा रहे हैं, और हो सकता है उस पार्टी में किसी ऐसी दूसरी सरकार हो जो कि केंद्र में नहीं है। तो एक तरह से एक शक की निगाह से देखा जाता है, जिससे कि सरकारी आयोग कहता है कि अंतिम विकल्प के रूप में ही 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ठीक है, सो राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की बच्चों जब हम बात करेंगे तो संवैधानिक जो मशीनरी है के विफल होने पर लगाया जाता है। ठीक है, संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर बेसिकली तो राज्य का जो पूरा मशीनरी और सारी चीजें वह केंद्र कैप्चर कर लेगी, केंद्र चलाएगा। दैट इज कॉल्ड राज्य आपातकाल, या संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है, जिसे कि राष्ट्रपति शासन ने संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। अब देखो, वित्तीय आपातकाल तो अभी तक लगा नहीं है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है ना, वित्तीय साख को खतरा है, जैसे कि 1991 में प्रॉब्लम हो गई थी, तो अगर वित्तीय साख को खतरा है सरकार की, भारत सरकार की, या वित्तीय अस्थिरता के कारण, ये आधार होता है, वित्तीय स्थायित्व जो है वह ना हो, है ना, या साख खतरे में हो, क्रेडिट खतरे में हो, तब जाके तो ये 3 तरह के आपातकाल होते हैं। समझ में आ गया, इसको कहा जाएगा वित्तीय आपातकाल। आ गया समझ में 3 आपातकाल कौन कौन से हैं और आपातकाल जो है वह क्या है? क्लियर? अब आगे चले। अब देखो, अब एक एक करके हमें सबको पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल से ये जो चैप्टर है वह दिया हुआ है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो, सो देखो बेसिकली कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, कि अब अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे तो हमें जनरली क्या जानना चाहिए कि यह घोषणा कौन करेगा, इसका अनुमोदन कौन करेगा, इसकी समाप्ति कैसे होगी, इसके प्रभाव क्या होंगे, यही बातें जानना चाहेंगे ना हम। तो जैसे देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बेसिकली किन आधारों पर घोषणा, तो यहां पर तो हमने देख लिया आधार क्या होंगे, युद्ध होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, ठीक है, आक्रमण होगा, है ना, ये आधार हो जाएंगे। संसदीय अनुमोदन और समयावधि, संसदीय अनुमोदन और समयावधि मतलब बेसिकली हम देखेंगे कि इसका अप्रूवल कौन करेगा और इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। तो संसदीय अनुमोदन, और इसमें क्या होगा कि इसे अप्रूवल कौन देगा, अप्रूवल, और अगर एक बार आपातकाल लग गया तो क्या ये अनिश्चित काल के लिए है या फिर इसका कोई ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें इन सब में पढ़नी है कि प्रेसिडेंट रूल का आधार क्या होगा, जैसे कि संवैधानिक मशीनरी फेल होना, और इसकी अवधि क्या होगी, अनुमोदन कौन करेगा, अप्रूवल, और ड्यूरेशन क्या होगी। अब देखो, उद्घोषणा की समाप्ति की हम बात करेंगे तो बेसिकली हम देखेंगे कि रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन, है ना, तो इसको बेसिकली रिवोक्ड कैसे किया जाएगा, इसको समाप्त कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली रेवोकेशन जो है ये इसमें शामिल होगा। ठीक है, उद्घोषणा की समाप्ति, दी एंड कैसे होगा। फिर हम देखेंगे इसके प्रभाव क्या थे। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, तो इन सबके कुछ अलग अलग प्रभाव होंगे, कुछ मूल अधिकारों पर डेफिनेटली प्रभाव होंगे। अगर केंद्र जो है वह शक्तियां राज्य से खींच ले रहा है, दैट मीन्स केंद्र राज्य संबंध भी प्रभावित होंगे, नहीं होंगे, है ना, केंद्र राज्य संबंध विधायी भी होते हैं, प्रशासनिक भी होते हैं, वित्तीय भी होते हैं, वो सब प्रभावित होंगे। इसके अंदर हमें यह भी पढ़ना होगा। ठीक है, ये सब जो संबंध है वह प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, है ना, चलो मैं इसको बता देती हूं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के अगर हम प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है कि प्रभाव में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे लोकसभा और राज्य विधानसभा की अवधि पर प्रभाव, लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, के कार्यकाल पर प्रभाव। और फिर इसमें तीसरा होगा, ये तो था पहला, ये तो था दूसरा, और तीसरा क्या था, फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव, मूलाधिकारों पर प्रभाव, मूलाधिकारों पर प्रभाव। ठीक है, और इसमें हम 2 आर्टिकल्स पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम 2 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, आर्टिकल 358
एंड आर्टिकल 359, है ना। इन दोनों में आखिर क्या अंतर है, हम इसको भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली इतना हमें राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जो है वह पढ़ना है। और जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, इसके बारे में भी हमें इसी तरह से इन्हीं चीजों को समझना होगा। और ऐसे ही हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल होगा। अब देखो इसमें आपको ये याद जो मेन चीजें रखनी है कि अगर मैंने बात की कि संसदीय अनुमोदन, तो कितने समय की अवधि तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है, उसके लिए लोकसभा जो है वह किस बहुमत के साथ जो है वह आज्ञा देगी, अप्रूवल देगी, अप्रूव्ड करेगी, तब जाके वो लागू रहेगा, या उसमें राज्यसभा का जो रोल है वो बेसिकली क्या है। इन सभी बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। और जब कोई संविधान संशोधन में आपको बताऊंगी, नोट आपको सारा करना है। जो वर्ड्स मैंने इस क्लास में मैं बोर्ड पे लिखूंगी वो सारे वर्ड्स बच्चों आपको लिखने होंगे, ठीक है। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए, सो बेसिकली हमने देख लिया कि आर्टिकल 352 के आधार पर पूरे भारत में या इसके किसी हिस्से को अगर सुरक्षा जो है वह खतरे में है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वह कर दी जाती है। और मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटाया और यहाँ पे जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो लिख दिया, ठीक है। और अगर आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा तो इसे बाह्य आपातकाल कहेंगे, और दूसरी ओर अगर इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो गई है तो इसको इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या तो पूरे देश के लिए की जा सकती है या फिर देश के किसी एक भाग के लिए की जा सकती है, ठीक है। या तो संपूर्ण देश की हो सकती है या कि किसी एक भाग की हो सकती है। और याद रखना, अगर हम ये देखें कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले आप देखेंगे शायद 38 संविधान संशोधन 1975 के आसपास हुआ था। 38वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी का समय था, उस वक्त क्या रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया था, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया। अब लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद कई और ऐसे वाद आए, जैसे कि एक वाद आया था मिनर्वा मिल मामला 1980, और मिनर्वा मिल मामले में यह कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, मतलब इसकी जो समीक्षा है वह इस आधार पर की जा सकती है कि क्या ये विवेक संगत था। जैसे कि इंदिरा गांधी जी का के समय जो आपातकाल था, कहा जाता था उस समय में, ये कहा जाता था कि जहां पर जरूरत थी, है ना, वही बात थी कि आपको सुई की जरूरत थी, शायद वो काम सुई से हो जाता, आपने तलवार उठा ली। तो जितनी शक्ति जिस काम के लिए चाहिए उतनी ही इस्तेमाल करो ना, क्यों व्यर्थ करते हो। तो यहां पर क्या था कि अब इंदिरा गांधी, अब सोचो जिसकी सरकार हो, वो दूसरे तरीके से भी तो आंदोलनों को कंट्रोल कर सकता था। आपने नेशनल इमरजेंसी जैसा जो ब्रह्मास्त्र है वह चला दिया। तो इस बात को लेकर बड़े जो कटाक्ष और हम कह सकते हैं जो विपक्ष थे, उसने बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी जी को टारगेट किया। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं, हाल ही में पूछा गया यूपीएससी मेंस 2023 में बच्चों, क्वेश्चन था अकाउंट फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूजिंग आर्टिकल 356 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो बेसिकली जब आप इस आर्टिकल को समझ रहे होते हैं, आप इमरजेंसी को समझ रहे होते हैं और आप भारत की राजनीति को समझ रहे होते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे पाओगे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, जो कि आपने निश्चित रूप से पढ़ी होगी, 11th-12th की क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो बच्चा इस बात को सुन रहा है और उसने क्लासेस नहीं देखी है, वो उन क्लासेस को देखो, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है संघीय सरकारों के द्वारा 1990 के दशक के मध्य से आर्टिकल 356 का जो उपयोग है वो आखिर कम क्यों होने लगा, क्या इसके क्या कारण है, कुछ विधिक कारण और राजनीतिक कारण। तो मैं दो कारण आपको बता देती हूँ। एक कारण राजनीतिक, जो कि था कि गठबंधन की सरकार, अगर गठबंधन की सरकार है, आपको सबसे जानना हो, सबसे हाँ करवानी है, तो दिक्कत है, इसलिए भी नहीं लग सकता। विधिक कारणों की कहें तो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि इसकी वही सिफारिश जो है, और ऊपर से सरकारी आयोग ने भी कहा था कि 356 का प्रयोग सबसे लास्ट में किया जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई इस तरह के वादों में कह दिया था कि ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो अलग अलग है, इसलिए इसका। तो ये राष्ट्रपति शासन को पूछा है, संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो सिफारिश राष्ट्रपति को कर देते हैं कि यहाँ की संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वह फेल कर गई है, अब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, ठीक है, क्लियर। तो आर्टिकल ये है, आगे हम जब समझेंगे लिखने, आप इसको लिख लेंगे। तो हमने देखा 3 तरह के आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल। अभी हम सबसे पहले जो चर्चा है वह राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले देखो इसका जो आधार है आखिर वह क्या है। तो आधार तो हम जान चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 संविधान में आर्टिकल 352 जो है वह आधार देता है। संविधान का जो अनुच्छेद 352 है ये आधार देता है, और बाकी आप जानते हैं
केवल मैं शब्द लिख देती हूँ, समझा तो वहां पर दिया है कि अगर युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये बेसिकली इसके क्या है, आधार है, ये इसके आधार होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट हमें इसमें देखना है कि ये हमने समझ लिया कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर है तो इसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो इसे आंतरिक आपातकाल जो है वह कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 1976 में, 1976 पहले 1975 की बात करते हैं। 1975 38वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, और इस संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल की जो समीक्षा है वह नहीं हो सकती थी, है ना। आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया, न्यायालय इसके बारे में बात नहीं कर सकता था, मुकदमा नहीं सुन सकता था, है ना। आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है जो कि 1976 में 1978 में होता है। 1978 में, 76 में तो 42वां हुआ था, है ना। 1978 में होता है और ये 44वां संविधान संशोधन था। और इस 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया जानते हो, इस प्रावधान को रद्द कर दिया। ये जो प्रावधान था कि न्यायिक समीक्षा के बाहर होगा, इसमें बेसिकली इस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा गया कि न्यायिक समीक्षा बिल्कुल होगी, और फिर मिनर्वा मिल मामले में स्पष्ट रूप से कह दिया। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा बेसिकली हो सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा बेसिकली शामिल किया गया था। तो मिनर्वा मिल मामला क्या कहता है, मिनर्वा मिल्स मामला कहता है कि अगर हठ धर्मिता के आधार पर, जैसे कि अगर हठ धर्मिता के आधार पर बेसिकली अगर ऐसा कोई काम जो है वह किया गया है, तब डेफिनेटली इसकी समीक्षा हो सकती है। तो क्या कहा था कि उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और इसका आधार था विवेक शून्यता और हठ धर्मिता। हठ, ऐसा होता ना कि बस हठ धर्मिता या विवेक शून्य है, कोई उसका आधार नहीं था, है ना। और अगर विवेक शून्य है तो इसमें बेसिकली जो चुनौती है वह दी जा सकती है। अब अप्रूवल देख ले, कौन अप्रूवल करेगा इसे, कौन अप्रूव्ड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अनुमोदन का मतलब क्या होगा, अप्रूव्ड करना। अप्रूवल कौन देगा, लोकसभा राज्यसभा। अवधि क्या होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, एक बार अगर लग गया तो क्या हमेशा लगा रहेगा, और अगर इसको बढ़ाना हो तो संसदीय अनुमोदन और अवधि जो है वह क्या है। तो देखो, जब आपातकाल लागू हुआ या फिर आपातकाल को अगर लागू करना है, तब इसकी बेसिकली जो सिफारिश है, इसको बेसिकली संसद के द्वारा विद इन 1 मंथ अनुमोदन जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें सदन के द्वारा, सदन मतलब दोनों सदनों की बात होगी, सदन द्वारा 1 माह के भीतर, 1 मंथ, ठीक है, 1 माह के भीतर विद इन 1 मंथ जो अप्रूवल है वह जरूरी होता है। तो सदन द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन हो, 1 माह के भीतर अनुमोदन हो, पता आपको पता है कि पहले ये जो अवधि है वो 2 मंथ्स हुआ करती थी, इसको भी याद रख लो। तो पहले ये जो अनुमोदन की अवधि मतलब 2 मंथ्स में भी आप अप्रूव कर सकते थे, पहले 2 मंथ्स थी, अब इसको 2 मंथ से 1 मंथ कब किया गया। तो इसके लिए भी मैंने हर बार बताया कि सबसे ज्यादा अगर आपको केवल रिस्क लेना हो और आपको एक गैसिंग वर्क करना हो, आप इसमें 44वां संविधान संशोधन लगाएंगे, जो कि मैं ये कह सकती हूँ कि 80% क्वेश्चंस में अगर आपातकाल पूछा गया है और कोई संविधान संशोधन है तो 80% केसेस में 44वां संविधान संशोधन ही उसमें बेसिकली कोई चेंज जो है वह करेगा। तो देखो, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको बेसिकली चेंज किया गया, और ये चेंज करके इस अवधि को कितना किया गया, 1 मंथ किया गया, कि 1 महीने के भीतर ये जो अप्रूवल है वह बेसिकली मिल जाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, क्या उसमें कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब लोकसभा ना हो।
बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है कि जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, है ना, लोकसभा का किसी कारणवश विघटन हो गया हो और उस समय अब एक ही सदन है, तब क्या होगा? ऐसे में अप्रूवल कैसे देगा? हर शर्त को देखते हुए, हर परिस्थिति को देखते हुए तय किया जाता है ना इसमें। तो देखो यहां पर हम देखेंगे बेसिकली नेक्स्ट कि बेसिकली अगर लोकसभा का विघटन हो गया तब इसमें अप्रूवल कैसे होगा? मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है, तब क्या होगा? तो देखो जब नई लोकसभा का पुनर्गठन होगा, जब नई लोकसभा आएगी मतलब पुनर्गठन होगा इसका फिर से, तब विद इन 30 डेज के अंतर वह इस काम को कर गए, है ना। तो इसमें ये बेसिकली 30 डेज में जो है वह अपनी सहमति, अपना जो अनुमोदन है वह दे दे, ठीक है। अच्छा, जारी कितने समय तक रहेगा? अगर एक बार आपातकाल लग गया तो 6 महीने तक जारी रहेगा। आपातकाल जो है वह 6 माह तक जारी रहेगा। पर क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? डेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे तो हमने देखा कि ये 6 माह तक जारी है, लेकिन 6 माह के अलावा हम देखेंगे कि हर 6 मंथ में संसद इस तरह का अप्रूवल देती जाएगी। हर 6 मंथ जब ड्यूरेशन खत्म होगा फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए संसद ने अप्रूव्ड कर दिया, और ऐसे में इसकी जो अवधि है वो अनंत काल तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो आपातकाल जो है वैसे 6 माह तक के लिए। अब ये क्यों किया गया? आखिर आप खुद सोचिए कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल जैसी चीज ना हो सकता है जो किसी देश से आक्रमण हो गया, आप देखो कि रूस यूक्रेन अभी भी चल रहा है, अगर इस तरह का कुछ मुद्दा कभी हो जाता है इनकेस और समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी अवधि क्या होगी, कब खत्म होगा, कब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तब जाके हम राज्यों को भी शक्तियां दे सकते हैं। क्यों नहीं राज्यों को शक्ति दे हम, है ना। तो कई तरीके के ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं और इसलिए अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखो कि पहली बार में तो 6 माह तक जारी है और प्रत्येक 6 माह में संसद अप्रूव्ड कर देगी। प्रत्येक 6 माह बाद, प्रत्येक 6 माह बाद संसद अनुमोदन फिर कर देगी, ठीक है। प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इस शब्द को याद रखना, क्योंकि आगे हम राष्ट्रपति शासन में पढ़ रहे होंगे कि 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, तब हमें अंतर भी ध्यान रखना है बच्चों। इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें मतलब शुरू की तो अवधि दी गई है, खत्म की अवधि नहीं दी गई। आपातकाल अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक बात और देखो कि ये जो इस तरह की उद्घोषणा है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो की जाएगी वो किस बहुमत के द्वारा की जाएगी, है ना। तो यहां पर एक बात ये भी आपको याद रखना है कि बेसिकली आपातकाल की जो ये घोषणा है ये दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से। क्लियर? स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। तो विशेष बहुमत 6 मंथ की बात हो गई, सदन 1 मंथ की बात हो गई, 38वां संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर, 44वां फिर न्यायिक समीक्षा शामिल। क्लियर है इतना? आगे चले और आगे अब हम बात करेंगे कि आखिर इसकी जो समाप्ति है वह कैसे होगी, ठीक है। आपातकाल को बेसिकली समाप्त कैसे किया जाएगा? आपातकाल की समाप्ति घोषणा की तो बात हमने कर ली कि संसद के जो दोनों सदन है बेसिकली वो क्या करेंगे, विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब हम रेवोकेशन की बात करेंगे, रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा को क्या कहा जाता है? प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अच्छा देखो कि राष्ट्रपति कभी भी, राष्ट्रपति के पास ही तो अधिकार था कि वे आपातकाल की घोषणा कर रहे थे, है ना। लेकिन याद रखना कि राष्ट्रपति एक बार जैसे कि एक ऑर्डर दिया था और उस उद्घोषणा में यह कह दिया था कि आज से राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। वैसे ही देखो अब दूसरी अधिघोषणा जारी कर दें और ये कह दें कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया, तो बेसिकली दूसरा ऑर्डर वो जारी कर देंगे। एक बात याद रखना कि इसको जारी रखना, आपातकाल को लगाना, आपातकाल को जारी रखना, इसकी जो प्रक्रिया है वो टफ होगी।
टफ क्यों होगी? ताकि आसानी से ना लगाया जाए। और आपातकाल को अगर हम खत्म करने की बात करेंगे, इसके प्रवोक करने की बात करेंगे, वो प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सरल है ताकि इसको जल्दी खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम एक टफ प्रोसीजर बनाते हैं, उसका मतलब होता है कि लोग जो है वह थोड़ा सा मतलब उससे बचेंगे, क्योंकि टफ प्रक्रिया का पालन करना है। सरल प्रक्रिया बना देंगे तो हर कोई आपातकाल लगा देगा। तो अगर सरल बना दिया, इसका मतलब क्या है? आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आओ इसको करो। कठिन बना दिया, इसका मतलब हमारा दिमाग, आप देखेंगे कि अगर हमें छोटा मतलब बहुत थोड़ा सा भी हमें कोई चेंज दिखता है, थोड़ी सी कठिनाई अगर हमारे दिमाग में दिखती है, हमारा दिमाग तुरंत बहाना बना लेता है, कह रहे भी बहुत ठंड है, 1 घंटे और सो जाओ, कुछ नहीं हो सकता, ठंड है, ठंड है में तो सोना ही चाहिए, है ना, ठंड बहुत लग रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने तुरंत बहाना बना लिया। कठिन परिस्थिति तो ठीक है, आपने यह बहाना बना लिया उस चीज का, है ना। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए टफ सिचुएशन है और आपने बहाना बना लिया, तो वो चीज आगे जाके भी क्या हो जाएगी? और ज्यादा कठिन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या किया कि समाप्ति को बेसिकली सरल बना दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी भी दूसरी उद्घोषणा के द्वारा समाप्त कैसे होगा? राष्ट्रपति किसी भी समय, ध्यान रखना, किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के द्वारा दूसरी उद्घोषणा के द्वारा आपातकाल को समाप्त कर सकता है। आपातकाल को समाप्त कर सकता है। अच्छा, ये बताओ कि क्या इसके लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है? क्या इसके लिए संसद का अनुमोदन जरूरी होगा? एक बात और देखो कि अगर हम बेसिकली आपातकाल की समाप्ति और आपातकाल को लगाया जाना, इन दोनों प्रक्रिया की बात करें, आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है, और आपातकाल की समाप्ति, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? पहली बात तो ये हो गई कि जब हमें समाप्ति की, पहले देख लो, अगर जारी रखना होगा, इन केस अगर आपको आपातकाल को जारी रखना है तो इसकी प्रक्रिया टफ है। टफ होगा तो हम विशेष बहुमत डाल देंगे। आपात को जारी रखने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अनुमोदन चाहिए। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अनुमोदन, मतलब अप्रूवल चाहिए, है ना। टफ थोड़ा सा वर्ड है अनुमोदन, बट अनुमोदन अप्रूवल याद रखना है। लेकिन अगर समाप्त करना हो तो याद रखना कि केवल लोकसभा से इजाजत लेकर समाप्त किया जा सकता है ना। केवल लोकसभा द्वारा इसकी जो सहमति है वह दी जा सकती है। केवल लोकसभा द्वारा पारित अगर आपको अनुमोदन मिल जाता है, और ये जो अनुमोदन है वह कैसा होगा? साधारण बहुमत से होगा। तो हो गई ना, समाप्ति की प्रक्रिया जो है वह सरल है, साधारण बहुमत, और केवल लोकसभा, वहां पे दोनों सदन शामिल थे और उसके लिए भी विशेष बहुमत था। इतना ये क्लियर हो गया। आगे चले, और अब हम देखते हैं कि आखिर अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो इसके जो बेसिकली प्रभाव है वह किस किस पे होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के हम प्रभाव की बात करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के आधार हो गए, है ना, संसदीय अनुमोदन की अवधि हो गई, समाप्ति हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा जो है वो हम किसकी कर लेते हैं कि आखिर इसका जो प्रभाव है वह क्या होगा। ठीक है, अब देखो, इसके प्रभाव को समझने के लिए हम सबसे पहले तो देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें 3 बातों को पढ़ना होगा। 3 बातों में सबसे पहला है कि केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव, केंद्र व राज्य के संबंधों पर प्रभाव, केंद्र व राज्य के संबंधों पर प्रभाव। ठीक है, और ये वाले जो प्रभाव होंगे ना, ये प्रभाव होंगे कार्यपालिका, विधायी और प्रशासनिक। कार्यपालिका,
अच्छा, कार्यपालिका प्रशासनिक एक ही हो गए, विधायी हो गए और वित्तीय हो गए। कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय, ठीक है। अब दूसरा हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव है केवल केंद्र राज्य संबंधों पे नहीं पड़ता, बल्कि ये लोकसभा व विधानसभा की अवधि पर भी पड़ता है। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल पर भी पड़ेगा। और तीसरा जो है मूलाधिकारों पर प्रभाव। तीसरा क्या है? मूलाधिकारों पर प्रभाव, ठीक है। चलिए, और इसमें हम दो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, और इन दोनों में अंतर भी देखेंगे। आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़े। देखो, मैं बार बार आपको इसलिए ये बता देती हूँ कौन जो है वह बेसिकली ये बनाकर कि कौन किसके अंतर्गत जो पैराग्राफ्स हैं वह आ रहे हैं। अगर आप इन चीजों को भी ध्यान से देखोगे आपको काफी कुछ जो है वह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र व राज्य के संबंधों की, फिर हम आएंगे इसके कार्यपाल पर, फिर हम आएंगे फंडामेंटल, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखो, 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त किया, लेकिन बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। नेक्स्ट है, मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर आपातकाल को दुर्भावना के आधार पर लगाया गया तो इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, और पूरी तरह से इसे अप्रासंगिक तथ्यों पर अगर यह आधारित थी तो, ठीक है। तो इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें, अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, 62, 71 और 75। 75 वाला जो आपातकाल है ये इंदिरा जी का आपातकाल था, और इसने बहुत कुछ लर्निंग्स दी इस देश को, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा हुई थी 1962 में, जब नेफा में चीनी आक्रमण, नेफा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर की बात करेंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश में जब आक्रमण किया गया था तब ये जारी 1962 में, और जो ये 1962 में लगा ना तो 1968 तक जारी रहा। अब ध्यान रखना, 19 जैसे ही चीन ने आक्रमण किया था ना, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी कर दिया था। पाकिस्तान ने किया था 1965 में, लेकिन उस वक्त आपातकाल क्यों नहीं लगाया था? उस वक्त इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो चीन से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, यही उस वक्त लागू थी, ठीक है, जो कि 1968 तक रही। अब 62 से 68 ऑलरेडी ये 6 साल बनी रही, और ऐसे में 1968 तक लागू रही, तो 65 वाला जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था वो इसमें चल गया। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा जो है वह दिसंबर 1971 में की गई थी पाकिस्तान के हमले में। ये 71 ये बेसिकली प्रत्यक्ष रूप से भारत पाकिस्तान की लड़ाई जो है वह नहीं थी, बल्कि आप देखेंगे कि जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। अगर धर्म के अंदर इतना जोड़े रखने की ताकत होती तो पाकिस्तान का विभाजन क्यों होता कि एक पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान बन गया, दूसरा जो है पश्चिम पाकिस्तान बन गया, जो आज आप पाकिस्तान के रूप में जानते हो वो पश्चिम पाकिस्तान। अगर ये धर्म के आधार पर टूटे थे तब मानते ना, जब ये एक बने रहते, एक क्यों नहीं बने रहे? तो ऐसी ऐसी क्या बात थी आखिर की इनके कल्चर में डिफरेंस था? जो पूर्वी पाकिस्तान का था उसके अंदर बंगाली कल्चर था, जो पूर्वी पाकिस्तान का तो उसमें वो कट्टरता नहीं थी जो हम देखें पश्चिम पाकिस्तान वाले में थी, है ना। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली कल्चर का डिफरेंस होता है। धर्म जोड़ता तोड़ता तो ठीक है कि आप मानते हैं, देखो धर्म या सांप्रदायिकता का मतलब क्या होगा? धर्म के आधार पर जब बेसिकली आप राजनीति कर रहे हैं, है ना, दंगे करा रहे हैं, सांप्रदायिकता, या आप बेसिकली जब ये मानो, धर्म को लेकर आदमी कट्टर कब होता है? जब उसको ये लगता है कि उसके समाज का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है ना। या फिर जब जातिवाद कब आता है? जब ये लगे कि समाज का मुख्य आधार जो है वह इकट्ठा होने के लिए वह जाति है। तो जाति और धर्म आपने देखा कि एक ही जाति में, अगर ठीक है, अब पाकिस्तान में भी देखो, पाकिस्तान में भी सिया और सुन्नी, उसमें भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो बेसिकली आप देखेंगे कि वहां पे ऑफिशियल जो रिलीजन है इस्लाम घोषित है अगर, और उसमें भी देखो कि एक जो धर्म की शाखा है उससे वह जुड़े हुए हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, शायद सुन्नी संप्रदाय है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये
जो 71 में ये जो पाकिस्तान और इस वक्त इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत चरम स्तर पर थी और इसके बाद जब 71 के बाद उसके बाद ये आसपास जब चुनाव हुए थे दोबारा, तब लोकसभा में हम देखें बहुत ज्यादा सीट्स मिली थी, बहुत जो है भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जो है वो आई थी। ठीक है, तो बेसिकली उसका एक आधार ये भी था कि जब लोगों को बेसिकली अगर मान लो कोई उस पद पे बैठा है जहां हमें चाहिए कि यार नहीं स्ट्रॉन्ग नेता हमारा होना चाहिए जो हमारा पक्ष विदेशों में रख सके, जो स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सके अगर जो कोई देश हमारे खिलाफ अगर कोई कार्यवाही करता है ना। तो यहां पर 71 की बात थी पाकिस्तान के हमले की, तब जाके इसको फिर से लगाया गया। और यहां तक कि जब आपातकाल लागू था तब भी राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी युद्ध घोषणा 75 में कर दी गई और ये 75 इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो यहां पर देखो दूसरी और दूसरी उद्घोषणा चली रही थी और तीसरी भी साथ में लागू कर दी और दोनों की समाप्ति एक साथ होती थी 1977 में। 1977 में हुआ था और इसके बाद फिर जब चुनाव हुआ 78 के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता 71 पे ऐसी थी कि 80% से ज्यादा सीटें जीत गई थी, उसके बाद यहाँ पे बहुत कम सिमट गई थी, शायद बहुत कम सीट 100 के आसपास ही शायद मिली रही होगी। तो यहाँ पर क्या था कि इसमें यह सबब मिलता है कि अगर जो देश की जनता आपको सिर माथे पर बैठा रही है वोट देके, अगर आप कोई ऐसा काम करोगे तो बेसिकली आपको लोग जो है वह हरा भी सकते हैं ना। तो लोकतंत्र की ताकत बेसिकली उजागर हुई थी यहाँ पर। तो क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा 1975 में आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर जब हुई, तब इस चीज को डिफाइन करना ही मुश्किल हो गया। व्हाट इज आंतरिक अशांति, व्हाट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, और फिर कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पूरी संभावना है कि सरकार गलत आधारों पर मतलब अपने हित के लिए भी लागू कर सकती है। एक शाह आयोग का गठन भी किया गया था जिस आधार पर यह कहा था कि लाखों लोगों के मूल अधिकार इससे प्रभावित हुए थे, बहुत सारे लाखों मतलब बहुत हजारों गिरफ्तारियां हुई थी, बहुत गलत तरीके से प्रेस और चीजों पर प्रतिबंध जो है वह लगाया गया था, सेंसरशिप लागू की गई थी, इसलिए आपातकाल की काफी आलोचना की जाती है। ठीक है, चलिए इसलिए इसको अच्छा जिनका यह कहना है, अच्छा हमने फेडरल पढ़ चुके ना, हम फेडरल में एक शब्द आपको याद होगा कि जब हम फेडरलिज्म की आलोचना करते हैं, फेडरलिज्म की जब हम आलोचना करते हैं तब हम कहते हैं कि आलोचना का एक आधार जो है वो आपातकाल है। आप मानते हैं इस बात को? आप इस बात को मानते हैं कि बेसिकली इसका एक जो आधार है आलोचना का वो आपातकाल है? तो इस आपातकाल का आधार जो बनाया गया, इसका जवाब देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर बड़ी अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें ये लगता है ना कि आपातकाल बेसिकली फेडरलिज्म को खत्म करने का आधार है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपातकाल कोई नियम नहीं है, आपातकाल एक विशेष परिस्थिति है। ध्यान रखना, शब्दों से जैसे ही खेल गए वैसे ही बात खत्म हो। अरे मैंने ये नहीं मारा तो ये कहा था, अरे मैंने तो उसमें ही नहीं मारा तो उसमें भी लगाया था। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो यहाँ पर क्या है कि आपातकाल की जो व्याख्या जब इन्होंने कही तो बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि अगर जो लोग आलोचना करते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसा तथ्य है आपातकाल की आलोचना इसकी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये आधार गलत है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आपातकाल के कारण फेडरलिज्म देश में नहीं है या अर्ध संघीय व्यवस्था है। वो ये सुन ले कि आपातकाल एक परिस्थिति है, कोई नियम नहीं है। ये बेसिकली संघीय व्यवस्था को विशेष ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया, केवल विशेष परिस्थितियों में क्योर करने के लिए इसको लिया गया है। ठीक है, तो एक तो इसकी आलोचना की जब हम बात करेंगे आगे, हम देखेंगे कि बेसिकली संविधान सभा जो है वह कई आलोचना करती है। तो आलोचना का एक आधार है कि इससे संघीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा, केंद्र जो है वह शक्तिमान बन जाएगा। ठीक है, और संघीय व्यवस्था, संघीय जो हमारा संविधान सभा थी उसमें कुछ और लोग थे जिन्होंने आलोचना में एक पॉइंट और कहा कि राज्यों की शक्तियां एकल और संघीय पूरी तरह से केंद्र के हाथों में चली जाएंगी, मतलब वही एकात्मक व्यवस्था बन जाएगी, राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का आपातकाल लगाया गया है, जैसे कि आज अभी हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव है उसमें जो वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है और जो राज्य की वित्तीय शक्तियां हैं वह केंद्र के हाथों में आ जाती है। तो राज्य को अगर कोई कर में हिस्सा देना है तो वो बेसिकली पूरी तरह से आंशिक तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर जो राज्य को धन दिया जाना है उसको कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, सो वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होगी, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातांत्रिक आधारशिला जो है वह नष्ट हो जाएगी। ये कुछ लोगों का कहना था। आगे देखो, और आलोचना की हम बात करेंगे कि ये बेसिकली जैसे कि हम एवी कामत का कहें, एवी कामत कहते हैं मुझे
मुझे डर है कि एकल अध्याय के द्वारा हम ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो पुलिस राज्य और एक ऐसा राज्य जो सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है, जिसके लिए हम पिछले दशकों में लड़ते रहे। हम पुलिस राज्य के खिलाफ ही तो लड़ते रहे कि वेलफेयर स्टेट नहीं है, लोगों की नहीं सुनी जाती, लोगों के पास अधिकार नहीं है। और जब हमने आपातकाल व्यवस्था के अंतर्गत एक तरह से केंद्र को शक्तिमान बना दिया, तब इस आधार पर यह कहा जाने लगा कि बेसिकली हम जिसके लिए लड़ते आ रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ते आ रहे हैं, हम उस एक चैप्टर को ही शामिल कर ले रहे हैं। एक राज्य जहां सैकड़ों मासूम महिलाओं और पुरुषों के स्वतंत्रता के अधिकार हमेशा संशय में रहेंगे कि कब आपातकाल लग जाए। अब जैसे कि आप कर्फ्यू जैसी छोटी व्यवस्था को आप देखें, कहीं दंगे हुए थे, कर्फ्यू लग गए। आप कोविड में देखेंगे स्पेशली कि कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए सरकार ने कहा केवल 7 से 9 ही आप सब्जी और दूध के लिए निकल सकते हैं बाहर। तो ये बेसिकली क्या था? तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमेशा जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रभावित रहेंगे, वो एक संदेह में रहेंगे। एक राज्य कहीं शांति होगी वो केवल कब्र में होगी, वो केवल कब्र में शांति होगी और कहीं शांति नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा। और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी, या तो कब्र में या शून्य में या रेगिस्तान में शांति मिलेगी। ये मतलब इतना ज्यादा आपातकाल को क्रिटिसाइज कर दिया इनके द्वारा। यह शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान में कोई नहीं साम्य होगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब देखो केटी शाह ने, उन्होंने 1-2 शब्द कह दिए, उनकी व्याख्या वही खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि बेसिकली प्रतिक्रिया और पतन का अध्याय है। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने पतन से तुलना कर दी कि जो बेसिकली ये आलोचना है आपातकाल की, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस उसकी प्रतिक्रिया में कह दिया कि ये पतन का अध्याय है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब देखो हृदय कुंजरू, HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, वो क्या कहते हैं? क्या ये संविधान सभा के सदस्य थे? बताओ जरा। इन्होंने कहा कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर देंगे। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को भी उन्होंने व्यक्त किया। हाँ, हो सकता है डेफिनेटली कि इसका जो दुरुपयोग है वह किया जा सकता हो। मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता, इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इनके प्रयोग की संभावना है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ऐसे ही अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर लिखते हैं कि संविधान की जीवन साथी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग समर्थक भी थे, उन्होंने कहा कि संविधान की जीवन साथी है आपातकाल, कुछ ने ये कहा। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बड़ी सदी हुई बात कही गई कि मैं ये नहीं कहता कि दुरुपयोग की संभावना नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है इस बात की संभावना। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि आखिर बेसिकली क्या क्या जो प्रभाव है वो बेसिकली पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहला प्रभाव जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर होगा, है ना। 3 प्रभाव की हमें बात करनी है। सबसे पहला प्रभाव जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर होगा, और इसमें कहा जाता है कि बेसिकली जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चली जाएंगी। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाएंगी। केंद्र के हाथों में चली जाएंगी, ये इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, केंद्र, तो अब ऐसे में जब केंद्र शक्तिशाली हो गया तब डेफिनेटली ये हो जाएगा। तो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में राज्य आ जाते हैं, लेकिन इसमें एक याद रखना, एक इफ बट वाला कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन राज्य की जो सरकार है उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, केंद्र का पूर्ण नियंत्रण होगा, लेकिन राज्य को निलंबित नहीं किया जाएगा, है ना। राज्य की जो सरकार है उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। ये बात UPSC पूछ चुका है, मैं इसमें स्टार लगा देती हूं। ठीक है, लेकिन जो राज्य की सरकार है उसको निलंबित नहीं किया जाता। क्लियर? देखो, विधायी संबंधों पर ये कहते हैं, विधायी संबंध मतलब विधान बनाने की शक्ति। तो विधायी संबंध में ये कहते हैं कि केंद्र को ये अधिकार मिल जाएगा कि वह राज्य सूची के विषय पे जो है, तो केंद्र को क्या अधिकार मिल गया कि राज्य सूची पर नियम बना दे। देखो, होना क्या चाहिए था कि राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं इन पे नियम बनाने का अधिकार राज्य को ही था। चूंकि आपातकाल लग गया, केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो गया, तो ऐसे में स्टेट लिस्ट पे जो प्रावधान है वो कौन बना रहा है? वह केंद्र बना रहा है। ठीक है, और इसमें यह कहा जाता है कि विधायी की जगह
बेसिकली जो एकात्मक शक्तियां हैं वो ज्यादा प्रभावी हो जाएंगी। ठीक है, सो राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, लेकिन कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति, विधायी संबंधी विधायी शक्ति में हमने देखा कि बेसिकली जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पर कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। अगर मान लो कोई ऐसा कानून केंद्र ने बना दिया जो कि राज्य बनाना चाहिए था, क्योंकि राज्य सूची का विषय था, बट इसमें क्या हो गया, अगर अब आपातकाल प्रभावी हो गया, आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 मंथ तक बेसिकली ये जो है वह जारी रहेगा। ठीक है, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति बेसिकली जो अध्यादेश है ये जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे, और याद रखना कि ये अध्यादेश जो है ये भी 6 माह तक प्रभावी रहेगा जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अब जब हम वित्त की बात करेंगे तो वित्त के संबंध में क्या है कि केंद्र और राज्यों के मध्य में जो बेसिकली टैक्स का बंटवारा होता है वो संशोधित कर सकता है, ये शक्ति राष्ट्रपति को मिल गई। और ऐसे संशोधन में आगे भी हम देखेंगे कि उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक इसको जारी जो है वह रखा जा सकता है। लेकिन याद रखना कि इसमें एक इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है वो आपको याद रखना है कि अगर वित्त में कोई परिवर्तन करना हो, है ना, अगर वित्तीय संबंध बदलना हो तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक होगा। इसे सदन के दोनों पटल पर रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको एक लोकसभा के बारे में बताती हूं जो कि इंदिरा गांधी के समय की लोकसभा है, जो कि शायद 5वीं बेसिकली हम देखेंगे कि 5वीं लोकसभा थी। यस, ठीक है, 5वीं लोकसभा थी। और ये जानते हो कब से कब तक थी, 1971 से लेके 1976 तक के लिए ये थी। ठीक है, 76 तक के लिए थी, लेकिन हम देखेंगे कि इसका जो कार्यकाल रहा वह 1977 तक रहा। अब ये कैसे हो गया, अब 75 आप देखोगे कि बेसिकली लोकसभा को के जो आपातकाल जो है वह लग चुका था। ठीक है, तो कार्यकाल अगर 76 में खत्म होना था तो 77 कैसे रहा। तो हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपातकाल लगा है तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाएंगे कैसे, तो सामान्यतः तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन संसद इसे विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए और कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बार में 1 वर्ष बढ़ा दिया, एक बार में कितना बढ़ा दिया, 1 वर्ष बढ़ा दिया। और यही सेम विधानसभाओं के लिए है, एक बार में 1 वर्ष बढ़ा दिया। और याद रखना कि कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें खत्म करने की बात ही नहीं लिखी है। इसमें यह कहा कि अनंत काल तक बढ़ा दो, मतलब कितने भी बार जो है आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, कितने भी बार, ध्यान रखना है इस वर्ड को। इसी प्रकार संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष के लिए, मतलब जब सदन की का कार्यकाल जो बढ़ाना है तो एक बार में वो 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, फिर दूसरे बार में वो फिर 1 साल के लिए बढ़ा, दूसरी बार में 2 साल के लिए नहीं, है ना, दूसरी बार में फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया, और इस तरीके से एक अनंत काल तक के लिए बेसिकली जो है वह बना सकता है। और याद रखना कि ये जो दोनों विस्तार है वो कब तक प्रभावी होंगे, तो जैसे ही आपातकाल समाप्त हो गया उसके बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए लागू है, उसके बाद से ये बेसिकली जो बढ़ा हुआ कार्यकाल था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं और इसके प्रभावों में हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि अब मूल अधिकारों पर निश्चित रूप से प्रभाव होगा। जो मूल अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं, है ना, उस पर क्या प्रभाव होगा उसको हम समझते हैं। तो बेसिकली ये बताओ कि हमने मूल अधिकारों के स्थगन का जो प्रावधान है वो हमने किस संविधान से लिया है, तो वो हमने जर्मनी का संविधान, जिसे कि बीवर संविधान कहा जाता है, इसे सरकार में बीमार संविधान किया दिया जाता है, कि यहां से बेसिकली हमने आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित करना चुना है। ठीक है, सो देखो बेसिकली इसमें हमें 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, 2 आर्टिकल्स, एक 358 एक 359, ध्यान से सुनना, 358 359।
358 जो संबंधित होगा वह केवल आर्टिकल 19 से संबंधित होगा। आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आर्टिकल है, उसमें हमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, है ना। उन 6 स्वतंत्रताओं के निलंबन के लिए आर्टिकल जो है वह आपका 358 है, 358, ठीक है। सो 358 आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसको हटाने के लिए होगा, और आर्टिकल 359 बाकी अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबन के लिए होगा। आर्टिकल 359 बाकी अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए होगा, ब्रैकेट्स में देख लो 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, क्लियर। तो फंडामेंटल राइट्स पर जो प्रभाव है मूल अधिकारों पर प्रभाव, ठीक है, और इसमें आर्टिकल 358, आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 क्या कहता है? यह कहता है कि आर्टिकल 19 के अनुच्छेद 19 के तहत 19 के सभी 6 अधिकारों, 6 अधिकार ही तो दिए गए ना, घूमने फिरने की, संघ बनाने की, व्यवसाय व्यापार करने के 6 अधिकारों का निलंबन, उनको खत्म, उनको सस्पेंड कर देना, निलंबन। और ये जो निलंबन है बच्चों, ये स्वतः होगा, अपने आप निलंबन होगा, ऐसा नहीं कि इसको लागू कराया जा रहा है, ये अपने आप जो निलंबन है वह हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि बेसिकली आप इसे इस वक्त चुनौती नहीं दे सकते, अदालत में चुनौती नहीं दे सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट थे, लाओ दो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपातकाल वैसी विशेष परिस्थिति है कि आप अदालत में जाके इसको चुनौती नहीं दे सकते। और अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो इसका देखो आधार क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल तो है लेकिन आधार तो बदल सकता है ना। तो आधार देखो, युद्ध होगा और बाह्य आक्रमण होगा, युद्ध होगा और बाह्य आक्रमण होगा। पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आप जैसे कि अब सशस्त्र विद्रोह हो गया तो आप आर्टिकल 19 नहीं छीन सकते ना देशवासियों से, तो पर सशस्त्र विद्रोह नहीं आधार है, मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आप आर्टिकल 358 को इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के 6 अधिकारों पर निलंबन है, और ये निलंबन होता है लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय ही, अगर सशस्त्र विद्रोह है तो निलंबन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब 359 की बात करेंगे, यहाँ पे हमने एक शब्द देखा था कि ये तो स्वतः लागू हो गया था। अब 359 क्या है? अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, अन्य फंडामेंटल राइट के निलंबन से संबंधित है। अब इसमें ब्रैकेट्स में लिख लो 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ये आप इनका निलंबन नहीं होता, ठीक है। 359 किससे रिलेटेड है? बाकी अन्य फंडामेंटल राइट के निलंबन से संबंधित है, 20 और 21 को छोड़कर। और बेसिकली हम देखेंगे कि ये तो स्वतः निलंबन हो गए थे, यहां पे 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आदेश देना पड़ता है, राष्ट्रपति द्वारा आदेश, राष्ट्रपति जो है वह आदेश देंगे, राष्ट्रपति द्वारा आदेश से निलंबन होगा, ठीक है, क्लियर है। राष्ट्रपति जब आदेश देंगे तब होगा। बेसिकली हम इसमें यह कहते हैं कि फंडामेंटल राइट कोई घर से छीनने नहीं आता, बस आप फंडामेंटल राइट का जो उपचार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, वो बेसिकली जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप में जानते हैं, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको बेसिकली लागू नहीं किया जाता। तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत क्या होगा कि अधिकार तो जीवित होते हैं, ध्यान रखना, बड़ी अच्छी लाइन है ये, कि अधिकार जीवित होते हैं, अधिकार जीवित हैं पर उपचार निलंबित है। आप कोर्ट नहीं जा सकते ना, पर उपचार जो है वो निलंबित है।
पर उपचार निलंबित है। और आप कभी भी जब अगर आपातकाल लागू था तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स आपके हनन हुए थे, जैसे कि मैंने कहा कि कोविड के समय में अगर आप कहें कि आपकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ तो आप उस समय के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां डेफिनेटली हो सकती है जिन परिस्थितियों के मद्देनजर बेसिकली जो कोर्ट है, जो आपातकाल की विशेष परिस्थिति है वो इनको निलंबन कर सकता है। तो 358 आर्टिकल 19 के 6 अधिकारों से संबंधित है। ये केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं लगाया जाएगा। 359 रिलेटेड है अन्य फंडामेंटल राइट के निलंबन से संबंधित, बट ये निलंबन स्वतः नहीं होगा, राष्ट्रपति के आदेश से इसका जो निलंबन है वह किया जाएगा। और राष्ट्रपति के आदेश से निलंबन होगा इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकार आपके मर गए, अधिकार जीवित है, बस केवल निलंबन का जो उपचार है, बस केवल उपचार जो है अधिकारों का वो बस निलंबित है। ठीक है, क्लियर हो गया। आओ थोड़ा सा इसमें मैं आपको अंतर जो है वह बता देती हूँ। 358 और 359 में बेसिकली जो एक डिफरेंस है वह क्या है। तो 358 जो है ये कहता है केवल 19 में अधिकारों का निलंबन। 358 क्या कह रहा है, केवल 19 में फंडामेंटल राइट का निलंबन इससे रिलेटेड है। और वही जब हम 359 की बात करेंगे तो 359 का क्या है कि अन्य सभी अधिकारों का निलंबन, अन्य फंडामेंटल राइट का निलंबन, अन्य फंडामेंटल राइट का निलंबन 20-21 को छोड़कर, 20-21 को छोड़कर। ठीक है, यहां पे हो गया जैसे कि ये स्वतः लागू है, स्वतः निलंबन हो जाएगा। 359 स्वतः लागू नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा आदेश, राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति जब आदेश दे देंगे तब इन अधिकारों का निलंबन होगा। ठीक है, साथ ही 358 केवल आधार क्या है, बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल मतलब युद्ध और बाहरी आक्रमण, बाह्य आपात के आधार पर लगाए जा सकते हैं। आप बाह्य आपातकाल मतलब समझ रहे हैं ना, बाह्य आपातकाल मतलब, बाह्य आपातकाल मतलब बच्चों युद्ध व बाहरी आक्रमण, इस आधार पर जो लगेगा उसको बाह्य आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, सो केवल बाह्य आपातकाल के आधार पर। ठीक है, लेकिन जब हम 359 की बात करेंगे तो बाह्य व आंतरिक दोनों आपातकाल के आधार पर, बाह्य व आंतरिक आपातकाल जो कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है उसको आंतरिक आपातकाल, आंतरिक इसलिए क्योंकि देश के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है, आंतरिक आपातकाल कहा जाएगा, बाह्य व आंतरिक आपात, बाह्य व आंतरिक आपात दोनों के आधार पर। अब देखो, जब तक आपातकाल लागू रहेगा तब तक अनुच्छेद 358 जो है वह लागू रहेगा। ठीक है, तो संपूर्ण आपातकाल की अवधि तक, संपूर्ण आपात की अवधि तक लागू, जब तक आपातकाल रहेगा अनिश्चित काल तक, संपूर्ण आपात की अवधि तक लागू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 359 राष्ट्रपति जो अवधि तय कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो निलंबन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा अवधि तय की जाएगी। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 19 का पूर्ण निलंबन होगा। इसमें क्या होगा, पूर्ण निलंबन होगा, जो भी 358 में शामिल है उसका पूर्ण निलंबन। और 359 की बात करेंगे तो 20-21 को छोड़कर, मतलब पूर्णतः निलंबन नहीं होता। इन दोनों में एक समानता भी है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, एक समानता, समानता एक ही मिली। चलो आओ देखते हैं कि आखिर इसमें समानता जो है वह क्या है। समानता देखें, समानता यह है कि दोनों को ही अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, समानता लिख लो, चाहे 358 हो या 359 हो, 358 हो, मुझे उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे अब। 358 और 359 दोनों को
विधिक आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। दोनों को विधिक आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, दोनों को ही चुनौती नहीं दी जा सकती, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गया 358 और 359 में अंतर? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बन जाएगा अब। बाकी आपको पढ़ने के लिए बीच में कुछ कुछ स्लाइड्स हैं, वही बातें लिखी गई हैं जो मैंने समझाई है, बस उसमें पूरा सेंटेंस है और मैं कीवर्ड से आपके नोट्स बनवाती हूँ। ठीक है, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं जो वो था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने घोषणा का आधार पढ़ लिया, संसदीय अनुमोदन समयावधि पढ़ लिया, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, उद्घोषणा की समाप्ति की बात कर ली और राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की बात कर ली। प्रभाव को केंद्र राज्य संबंधों, लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल, मूल अधिकारों पर प्रभाव, आर्टिकल 350 359 में अंतर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं जो कि प्रेसिडेंट रूल है। एनसीईआरटी में हमने एक पैराग्राफ देखा था, केरल में कम्युनिस्टों की जीत, याद है आपको? जब हम कांग्रेस का प्रभुत्व देख रहे थे, कांग्रेस का डोमिनेंस तो था ही शुरू की राजनीति में, दूसरी पार्टी थी ही नहीं, और थी भी तो उतने स्तर पर संगठित नहीं थी जितनी की कांग्रेस थी। तो यहां पर देखो बेसिकली कि पहली बार जो है वह नॉन कांग्रेसी एक प्रधानमंत्री बनता है और ये बने थे केरल में। केरल में बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है, ठीक है, कम्युनिस्ट जो सरकार है वह बनी और यहाँ पर ईएमएस जो नंबूदरी पाद थे, ये तो इनको सरकार बनाने का न्योता दिया गया था और दुनिया भर में ऐसा पहली बार हुआ था पूरे विश्व के इतिहास में कि जो कम्युनिस्ट या जो साम्यवादी थे वह क्या कर रहे थे, जो कम्युनिस्ट थे बेसिकली ये लोकतांत्रिक रूप से बना रहे थे, नहीं तो अब तक केवल संघर्ष के द्वारा ही सरकार बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर संघर्ष पे विश्वास करने वाली जो पार्टी थी वो लोकतंत्र पे विश्वास करती है, लेकिन जैसे ही अब जो है वह कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई, कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस ने बेसिकली एक मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया, मुक्ति संघर्ष, और इसके द्वारा संभवतः कहा जाता है कि पहली बार 356 का जो प्रयोग है वो संभवतः यही किया गया था और केरल सरकार को अंत में बर्खास्त कर दिया गया और आर्टिकल 356 का यहां पे प्रयोग किया। आर्टिकल 356 का बच्चों यहां पर जो प्रयोग है वह किया गया और कहा जाता है कि पहले उदाहरण के रूप में बेसिकली इसको पढ़ा जाएगा कि जब केंद्र सरकार ने 356 का दुरुपयोग किया। वही तो कहते हैं ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्यों इस बात को कहते हैं कि ये इस बात की तो पूरी संभावना है कि जब सरकार आएगी वो अपना जो कार्य है वह सिद्ध करने के लिए डेफिनेटली इसका जो दुरुपयोग है वह कर सकती है। और मैं इस बात को पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसकी पूर्ति नहीं होगी, डेफिनेटली हो सकती थी और इसलिए यहां पे हो गया। ठीक है, अब देखो कि यहां पे जो आर्टिकल 356 है इसको किस रूप में जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन या इसको राज्य आपातकाल क्योंकि स्टेट में लगाया जा रहा है, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है क्योंकि संवैधानिक मशीनरी फेल होने के आधार पर ही लगाया जा रहा है। अभी लगाता कौन है, राज्यपाल सिफारिश करेगा केंद्र से, केंद्र सरकार इसको लगा देगी। ठीक है, तो यहां पर ये सारा इसका केस है। अब देखो इसका सबसे फर्स्ट अगर हम देखेंगे कि बेसिकली इसका जो आधार है बेसिकली वह क्या है ना, इसका आधार ये कहता है, एक तो आर्टिकल 355 है। आर्टिकल 355 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र का कर्तव्य होगा। आंतरिक अशांति तभी होगी जब संविधान के द्वारा नहीं चल रहा होगा। अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया तो उससे बचाना चूंकि राज्य का कर्तव्य है, तो ऐसे में राज्य जो है वह राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली 356 जो है ये आधार देता है। आधार क्या दे रहा है, संविधान का 356 संविधान में जो है ये आधार बन रहा है और इसमें क्या है कि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने के आधार पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन जो है वह किसी राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे इसमें बेसिकली ये कहा जाता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका ग्राउंड होगा। ठीक है, इसमें यह कहा जाता है, अच्छा इस आधार पर यह लगाया जाता है कि राज्यपाल सिफारिश करेंगे डेफिनेटली, अगर राज्य जो है वह केंद्र के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं तब भी लगाया जाता है। तो संवैधानिक तंत्र विफल होना। ठीक है, दूसरा कहा जाता है कि राज्य द्वारा केंद्र के
निर्देश, केंद्र के निर्देशों को ना मानने पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई सहयोग से चीजें चल रही हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। केंद्र और राज्य, संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कुछ इस तरीके से करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति बाधित ना हो। संविधान में ये लिखा गया है, और अगर ये शब्द लिखे हैं और जब राज्य केंद्र की बात नहीं माने, केंद्र के निर्देश नहीं माने, तो वहां पे बेसिकली राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसकी सिफारिश कौन करेगा? तो हम देखेंगे कि जो सिफारिश है वो राज्यपाल कर रहे हैं। सिफारिश राज्यपाल के द्वारा। सिफारिश राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। थोड़ी सी बात हम इसमें अवधि की करते हैं। संसदीय अनुमोदन और अवधि लगभग एक ही जैसी चीजें होंगी, कि जैसे कि हमने देखा कि इसमें देखो, अब वहां पे 1 मंथ का था, इसमें 2 मंथ का होगा। राष्ट्रीय आपातकाल में ये जो अवधि थी कि इसको अप्रूवल मिल जाए विद इन 1 मंथ, राष्ट्रीय आपातकाल की बात थी, नेशनल इमरजेंसी का मुद्दा था। बट चूंकि ये राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल की बात है, स्टेट के रिलेटेड बात है, तब याद रखना कि जब प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के द्वारा इसका जो अनुमोदन है वह हो जाना चाहिए। आपात की घोषणा के 2 माह के भीतर, इसको भी 1 मंथ का कहा गया था बट माना नहीं गया, 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन, ठीक है। तो संसद इसमें जो अनुमोदन करेगी, तो 1 महीना जो है वह ज्यादा दे दिया, 2 मंथ दे दिया, ठीक है। इसको क्या कहा, इसको जो 2 मंथ है वह दे दिया। या फिर इसमें भी विघटन की वही बात की गई कि मान लो अगर आपात की उद्घोषणा की भीतर संसद का, और अगर इसमें लोकसभा नहीं है तो सेम प्रावधान, लोकसभा नहीं है तो जब नई लोकसभा आएगी तो वो 6 मंथ में, जब नई लोकसभा आएगी है ना, तब वो क्या करेगी, 30 दिन तक बेसिकली जो है वह बना रहेगा, उसके बाद जो है उसको भी अनुमोदन कर देना होगा, ठीक है। अच्छा, याद रखो कि यहां पर अगर हम देखें तो अगर दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत दे दी गई कि यहां पे स्टेट इमरजेंसी जो है वह लागू है, तब कब तक ये आखिर बेसिकली कब तक चलेगा, तो हम देखेंगे कि इसकी जो अवधि है, जो इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है, 6 माह, 6 माह तक लागू, और अधिकतम 3 वर्ष है। राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं था। अधिकतम ये अवधि कितनी है, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो चल रही थी राज्य की, उसको बहाल करना होगा, ठीक है। अधिकतम 3 वर्ष तक बेसिकली इसको लगाया जा सकता है, और 6 माह हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलेगा अगर दोनों सदनों ने स्वीकृत कर दिया। बट अगर इसकी तिथि, इसका जो ड्यूरेशन है वह बढ़ाना हो, तब इसको 6 मंथ तक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखो, एक बात और है कि बेसिकली इसमें भी 44वां संविधान संशोधन है जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, और इसमें यह कहा गया कि 6 माह के बाद केवल तभी बढ़ाया जा सकता है इस 3 वर्ष तक की अवधि के लिए, ठीक है। केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब कुछ परिस्थितियां हो। पहली परिस्थिति इसमें यह कहा गया कि पूरे भारत के अथवा पूरे राज्य या किसी एक भाग में या तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तब आप 6 मंथ के बाद आगे बढ़ाओगे। और दूसरा जो है इसमें यह कहा गया कि अगर चुनाव आयोग ये कह दे, एक तो यह कहा गया, अब दूसरा क्या कहा गया कि चुनाव आयोग अगर ये कह दे कि नहीं, यहाँ पे जो है चुनाव कराने में कठिनाई हो सकती है, चुनाव कराने में आज भी कठिनाइयां हैं, तब जाके वहां पे राष्ट्रपति जो शासन है वो बेसिकली लागू रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हम देखते हैं कि जो राज्य सरकार को अपने अंडर में जो केंद्र है वह ले लेता है, राष्ट्रपति के बेसिकली अंडर में चले जाएंगे। तो यहां पर ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अनुमोदन की बात कर ली और समय अवधि की हमने बात कर ली। अब कुछ परिणामों की हम बात करते हैं कि आखिर जो परिणाम है वह क्या होंगे, जो इसके प्रभाव है वह क्या होंगे, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 355 केंद्र को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही हो, ठीक है। और ये कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में लेता है, और आम भाषा में से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। और इसकी उद्घोषणा जो है बेसिकली 2 आधारों पर, ठीक है। जारी करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो अगर वह ये संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति है किसी राज्य के संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, ठीक है, तो अगर ये हो जाता है बेसिकली फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। पहला क्या हो गया,
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, है ना। दूसरा इसमें कहा गया 365 क्या कहता है, देखो 355 है, 356 है और 365 है, कंफ्यूज मत होना, है ना। क्या क्या है इसमें आर्टिकल, 355 है, 356 है और 365 है। 355 और 365 ये दोनों आधार देते हैं कि 356 लगा दो, है ना, क्योंकि 355 कहता है केंद्र का कर्तव्य है, अशांति अगर है तो उसको ठीक करना राज्य में। 365 क्या कहेगा, 365 कहेगा कोई भी राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन ना करे। ठीक है, एक में कर्तव्य की बात की गई तो एक में निर्देश की बात की गई, ध्यान रखना। बस ऐसे ही चीजें अगर आप याद रखेंगे बच्चों, लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, चलो अब हम इसके कुछ प्रावधान की बात कर ले। प्रावधान हमारे हो गए थे, कुछ परिणाम की हम बात करते हैं। जब किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो राष्ट्रपति को इसमें काफी असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। पहली शक्ति तो ये मिल जाती है कि राज्य सरकार के कार्यों और राज्य में राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी जो प्राधिकारी है वो शक्तियां ले लेता है। तो राज्य में जो सरकार काम कर रही होती है ना, याद रखना कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल जब हमने पढ़ा था, ध्यान रखना मैं कब राष्ट्रीय बोल रही हूँ कब राज्य बोल रही हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल में बच्चों हमने इस बात को पढ़ा था कि वहां पे जो सरकार है राज्य सरकार, उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, बट इसमें राष्ट्रपति जो है वो निलंबन कर देते हैं। हालांकि आवश्यक नहीं है, बट राष्ट्रपति इसमें जो सरकार है राज्य सरकार जो है उसको निलंबित कर देते हैं। तो अब देश के अब जो राज्य है वह कैसे चलेगा, तो राज्यपाल जो है उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया, इसलिए तो रखे जाते हैं ये संवैधानिक पद। राज्यपाल जो है उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण, और जो सचिव है, मुख्य सचिव है और जो प्रशासनिक अधिकारी मशीनरी है, उस तरीके से वो अपना जो कार्य है वो चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि राज्यपाल और बाकी जो कार्यकारी प्राधिकारी है उनमें शक्तियां हो जाती हैं और उससे जो है वह चीजें चलती रहती हैं। वह घोषणा है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद करेगी। ठीक है, तो संसद के द्वारा जो प्रयोग है वह राज्य की शक्तियां संसद कर रहा है। वह राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। वहां पे निलंबन की बात नहीं थी, यहाँ पे निलंबन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लेता है, बट अनिवार्य की बात नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना कि राज्य सरकार को निलंबन किया जाए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। न्यायिक समीक्षा का दायरा हम देखेंगे तो 1975 में जो 38वां संविधान संशोधन था, 356 को लागू करने में राष्ट्रपति की जो संतुष्टि थी वो अंतिम थी और निर्णायक थी। किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जानी थी। बाद में इसको बदल दिया गया, फिर से वही बात, सेम बात ही तो है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आप इनसे खेलना सीख जाओगे। यहाँ पे 38 की बात की गई थी, यहाँ पे 44 की बात की गई। तो 44 ने तो कहा कि न्यायिक समीक्षा की परे नहीं है, अगर केवल राष्ट्रपति की संतुष्टि से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर ये इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि अगर गलत तरीके से, दुर्भावना से, या फिर ऐसा है कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य में तीसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए बेसिकली अगर किया गया है तब डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके परिणाम हो गए। ठीक है, तो आधार हो गए राष्ट्रपति शासन के। हमने यहां पर जो परिणाम है, परिणामों की भी बात कर ली। देखो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ये बात इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री वाली मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति भंग, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य होता तो मैं शब्द आपको लिखवाती। मुख्यमंत्री वाली मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति भंग कर देता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा देखो, एक बात और ध्यान रखो कि जब हम इसके प्रभाव की बात करेंगे ना, तो प्रभाव में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के पास वैसे तो सारी शक्तियां हो गई,
संसद जो है वो बजट भी पेश कर ले रही है राज्य का, ठीक है, राज्य का बजट जो है वह किसने पेश कर लिया, संसद ने। काम तो ये राज्य का था, बस कोई बात नहीं, संसद ने कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान देने योग्य है वो है न्यायपालिका के संदर्भ में, है ना। वो क्या है बच्चों, न्यायपालिका के संदर्भ में है। न्यायपालिका का क्या होगा, क्या वहां पर जो हाईकोर्ट है क्या वो भी निलंबित हो जाएगी, कि हाईकोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोचिए जरा, हाईकोर्ट का आखिर क्या होगा। तो याद रखना कि उच्च न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से करती रहेगी। तो राष्ट्रपति बेसिकली उच्च न्यायालय की जो संवैधानिक शक्तियां वो प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है, ना ही ये इसको निलंबित कर सकता है, निलंबित नहीं कर सकता, ठीक है। जो हाई कोर्ट्स हैं उनको निलंबित नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। अन्य शब्दों में हम ये कहें कि उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर और शक्तियां जो है वह प्रभावित नहीं होंगे। प्रभाव की तो बात हो रही है, तो इसमें जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के कार्य, शक्तियां प्रभावित नहीं होंगे। नहीं को डबल अंडरलाइन कर लो, क्लियर है। चलो 356 के अगर हम बच्चों प्रयोग की बात करें ना, तो 356 का अगर हम देखें तो 1950 से इसका लगभग अब तक 125 बार से ज्यादा इसका जो प्रयोग है वह किया जा चुका है, ठीक है। और कई ऐसे अवसर हुए, अगर हम अब तक देखें, ये सारी चीजें लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है। अब तक जो चीजें विस्तार से आपको पढ़नी होती हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं एक एक वर्ड आपको लिखवाती हूँ, भले पीपीटी और पीडीएफ में वो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं एक एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ रही होती हूँ तब आपका ध्यान पेन पे होता है, वो शब्द ज्यादा आप इंटेंसिटी के साथ समझ रहे होते, ज्यादा अटेंटिव हो रहे होते हैं ना। जो ज्यादा जरूरी नहीं है, केवल मैं आपको बता देती हूँ। अब तक अगर हम देखें, अब तक 125 बार, अब तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मनमाने ढंग से, कई बार मनमाने ढंग से इसका जो प्रयोग है, कई बार मनमाने ढंग से इसका जो प्रयोग है वह भी किया गया है, ठीक है। पहली बार अगर हम देखेंगे तो 1951 में पंजाब में इसका प्रयोग किया गया है। पंजाब में तो बहुत बार लग चुका है, 1951 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था पंजाब में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब जैसे आंतरिक आपातकाल होता है उसके बाद भी, फिर जब हम मोरारजी देसाई की वाली सरकार आई थी तब फिर 9 राज्यों में जो है बेसिकली वह लगाया गया था, जैसे कि यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार, हिमाचल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, ये 9 राज्य उसमें शामिल थे, ठीक है। तो वहां पर भी लगाया गया था। और बेसिकली उस आधार पर देखो, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस शासित जो 9 राज्य हैं उसमें इसलिए लगाया गया था कि ये कहा गया था कि वहां पे बेसिकली सरकार के साथ जो विश्वास है वह नहीं है लोगों का, वह जनमत खो चुकी है, इस आधार पर लगाया गया था 9 राज्यों में, ठीक है। फिर 1980 में, 1980 में, उस वक्त की वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस आप देख, बड़ी अनस्टेबिलिटी थी कि अब उसमें कांग्रेस का बेसिकली हम देखेंगे पतन हो चुका था, बाकी पार्टियां आ चुकी थी, गठबंधन से मोरारजी देसाई बने। उस वक्त 3 लोग ऐसे थे जो प्रधानमंत्री पद की होड़ में थे, किसी की सरकार 13 दिन चलती है, किसी की 4 महीने चलती है। तो वहां पर क्या होता है कि पहले जब एक पार्टी की सरकार आती है तो वो बी पार्टी की जहां जहां शासित थी वहां पे आपातकाल, सेम 1980 में वही चीज हुई। कांग्रेस फिर आती है, कांग्रेस 1980 में क्या किया, जब कांग्रेस फिर से आ गई तो 1980 में फिर से क्या किया, उन्हीं 9 राज्यों पे उसी आधार पर फिर से लगा दिया। पहली बार पंजाब में लगा 1951, उसके बाद जो आधार है वो चेंज होता रहा। तो कहीं ना कहीं मनमाना ढंगी तो था, आवश्यकता नहीं थी, बस पार्टी ने अपने तसल्ली के लिए लगा दी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1992 में अब फिर बीजेपी शासित जो राज्य थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कहा कि धार्मिक संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं। बम्बई केस हुआ था उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बेसिकली राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, और अगर धर्मनिरपेक्षता के लिए आप अगर लगा रहे हैं आपातकाल, ठीक है, तो बेसिकली इसको ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता मूल विशेषता है, और अगर धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित कर रहे हैं उस आधार पर अगर आपातकाल लगाया जाता है तब ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये बम्बई केस बेसिकली आपको सुप्रीम कोर्ट का याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर हाँ, एक और इसकी आलोचना हम देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि न्यायिक समीक्षा की क्या संभावनाएं हैं। एच.वी. कामथ जो है वह ये कहते हैं,
उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्य HV कामत, इन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तो अब जीवित नहीं है, पर अभी भी ये आर्टिकल जो है वह अभी भी जीवित है। एक तरह से आलोचना जो है वह कही गई। तो अब तक 356 का प्रयोग कई बार मनमाने तरीके से किया गया। उच्चतम न्यायालय का बोम्मई केस आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा की जो संभावनाएं हैं, आखिर वो संभावनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। संभावना जो है वह आखिर क्या क्या है? स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि मैं इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं करता कि अनुच्छेद के दुरुपयोग या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका जो इस्तेमाल है वह नहीं होगा। और ऐसा ही एक केस आया स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू में। हम देखेंगे कि बेसिकली बोम्मई वाद 1994, बोम्मई केस, और बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1994 बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की बेसिकली ये जो घोषणा है वह न्यायिक समीक्षा के योग्य है ना। राष्ट्रपति शासन, 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। साथ ही इसमें यह कहा कि न्यायालय इस पे रोक लगा सकता है अगर ऐसा लगे कि दुर्भावना के आधार पर, दुर्भावना, ठीक है, या अतार्किक, दुर्भावना या अतार्किक जो आधार है, ठीक है, ये बेसिकली इसका रोक के आधार होंगे। फिर इसमें यह कहा कि ये जो जिम्मेदारी है कि अरे नहीं ये तो ठीक लगा गया, ये जिम्मेदारी केंद्र की होगी। केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो इसे न्यायोचित सिद्ध करे। केंद्र की जिम्मेदारी है कि इसे यानी 356 को न्याय उचित, एक साथ ही लिख लेते हैं, इसे न्यायोचित सिद्ध करे। न्यायपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये केंद्र की जवाबदेहिता है, ठीक है। साथ ही अगर देखो न्यायालय को ये लगता है कि ये जो है नहीं वो गलत तरीके से ही है, तो न्यायालय राज्य को या राज्य सरकार को बहाल कर सकता है। न्यायालय राज्य सरकार को बेसिकली क्या कर देता है? पुनर्जीवित कर देता है, पुनः स्थापित कर देता है। ये सारे केसेस, ये सारे पॉइंट्स किसमें हैं? साथ ही देखो इसमें बोम्मई केस में यह कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, और अगर कोई सरकार ऐसा करती है धर्म के आधार पर तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। तो धर्मनिरपेक्षता को बेसिकली मूल विशेषता माना गया। मूल विशेषता जो है वह माना गया। इसके अलावा आपको 38 जो संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन जो पहले बात हो चुकी है उसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साथ ही इसमें यह कहा था कि जब तक जरूरी ना हो तब तक 356 का जो प्रयोग है वह नहीं किया जाए, है ना। 356 का जो प्रयोग है वह नहीं किया जाए। तो इसमें यह कहा कि जब तक आवश्यक ना हो, जब तक आवश्यक ना हो 356 का, अब आपको मेंस का क्वेश्चन दिखाऊं उसमें आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे, का प्रयोग नहीं, ठीक है। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट 1994 बोम्मई केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1994 बोम्मई केस मतलब एक विधिक, आप देख रहे हैं कि एक जो निर्णय है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि विधिक परिस्थिति क्या थी। अब इसको देखो जरा, 356 की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार 1990 के दशक, और ये 1994 की बोम्मई केस की बात हो रही है।
1994 मुंबई केस की बात, तो इसमें पूछा है कि इसमें जो विधिक और राजनीतिक कारण थे वो आखिर क्या थे। तो जो लीगल फैक्टर है ये क्या था, 1994 मुंबई केस। ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। 1994 मुंबई केस, तब भाई मई है ना, मुंबई केस लिख लोगे ये 4-5 पॉइंट्स। चलिए चलो अब थोड़ा सा चर्चा जो है वित्त आपातकाल की हो जाए कि जो वित्त आपातकाल है आखिर उसका आधार क्या होगा। अनुमोदन और इसकी आलोचना हो चुकी है, बस इसके प्रभाव देखने, ये छोटा सा ही है। आधार की बात करेंगे तो जब वित्तीय अस्थिरता हो, है ना, अगर ऐसा लगे कि वित्तीय अस्थिरता है, वित्तीय अस्थिरता है या देश की साख को खतरा है, क्रेडिट को खतरा है, देश की साख को खतरा है, इस आधार पर लगाया जा सकता है। ये इसका आधार है। इसके अलावा जब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां ये जो आधार है वह दिया गया है, तो यहां पर आर्टिकल 360, अब तक इसको नहीं लगाया गया है ना। आर्टिकल 360 360 के अंतर्गत वित्त आपातकाल जो है वह घोषित किया जाता है अगर राष्ट्रपति को ये लग जाए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड, है ना। तो राष्ट्रपति अगर इस बात से सहमत हो तो वह भारत या भारत के किसी एक क्षेत्र में बेसिकली इसको लगा सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी 38 और 44 को याद करना, 38 संविधान संशोधन और 44 संविधान संशोधन। ठीक है, उसमें वो सेम बात कही गई, एक में न्यायिक समीक्षा के बाहर किया, दूसरे में न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब देखो, अगर हम इसके अनुमोदन की बात करें तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है सेम वही होगा जो कि हमने राष्ट्रपति शासन के लिए देखे कि इसके अप्रूवल के लिए बेसिकली जो जब इसकी घोषणा हो जाएगी तब 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। ठीक है, तो स्वीकृति घोषणा के 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि आज घोषणा होती है तो विद इन 2 मंथ 60 डेज के अंतर्गत, कभी कभी 2 महीने नहीं तो जनरली 60 दिन आपको लिखा दिख जाता है, वो भी इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही बात है कि अगर लोकसभा जो है वह अगर विघटन हो जाती है, अब आगे की जो बातें कहानी है वो सेम होंगी लगभग, है ना, इसलिए उसको लिखवाते नहीं हो, आप सुन लीजिए, बस याद रखना है। लेकिन अगर लोकसभा का विघटन हो जाता तो जब पुनर्गठन फिर से नई लोकसभा आ जाती, विद इन 30 डेज के अंदर उसको जो अप्रूवल है बेसिकली वह देना होगा। लेकिन एक शर्त फिर भी है कि राज्यसभा जो है वह इसको मंजूर जरूर कर दे। ठीक है, क्लियर है। साथ ही इसमें याद रखना कि इसकी अधिकतम अवधि जो है निर्धारित नहीं, अवधि की बात अगर हम करें तो अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। जैसे कि अधिकतम अवधि किसकी निर्धारित है, राष्ट्रपति शासन की, कितनी है, 3 साल, है ना। वैसे 6 मंथ से शुरू हुआ था, 3 साल तक गया था। अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं, अधिकतम अवधि जो है इसकी निर्धारित नहीं है। क्लियर है, ठीक है। और याद रखना कि बेसिकली वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वह संसद या किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित की जा सकती है, और इसमें सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। अब यहां पर बेसिकली याद रखना कि इसमें विशेष बहुमत की बात नहीं की गई है, और अगर इसको जारी करना है तो पुनः मंजूरी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। लेकिन एक बात ये भी आपको याद रखना है कि बेसिकली इसमें इसकी अधिकतम समय सीमा जो है वह निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, क्लियर है। और राष्ट्रपति इसको वापस कैसे ले सकते, किसी भी समय इस तरह की जो घोषणा है वह कर दे, और इसके लिए संसदीय अनुमोदन या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। इसके हम कुछ प्रभाव की बात करें तो प्रभाव बेसिकली इसके क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे कि राज्यों के वित्तीय मामले पर संघ का अधिकार हो जाएगा। सिर्फ वही बात है, अगर हम टैक्स को लेकर कहें कि चाहे टैक्स का बंटवारा करना हो या फिर जो सारी भी चीजें हैं वो सारे अधिकार केंद्र के पास आ गए। राज्य में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती जो है वह कर सकता है केंद्र। राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद सभी धन विधेयकों को, देखो धन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, अगर ये सब है तो इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए बेसिकली इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि राज्य के सभी मामले पर केंद्र का अधिकार हो गया। वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव है, तो राज्य के सभी वित्त मामले जो भी वित्त से संबंधित हैं, सभी
वित्त मामलों पर केंद्र का अधिकार, सभी वित्त मामलों पर केंद्र का अधिकार होगा। संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति और वेतन भत्ते में कटौती के लिए राष्ट्रपति का निर्देश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, ये भी बेसिकली इसमें शामिल होंगे। तो यहां पर देखो, चाहे केंद्र सरकार हो, है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि वेतन भत्ते और में कटौती का जो आदेश है वह बेसिकली दे सकते हैं, चाहे केंद्र की सेवा में लगे हुए वो अधिकारी हो या फिर उच्चतम न्यायालय, और इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी वेतन में जो कटौती है वे बेसिकली कही जाती है, ठीक है। बेसिकली देखो, हृदयनाथ कुंजरू कहते हैं कि वित्तीय आपातकाल जो है वह राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी तक जो है हम देखेंगे कि वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 1991 की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक संकट जैसा तो था। आलोचना की हमने बात कर ली, क्या क्या आलोचना है, ठीक है। आओ जल्दी से आर्टिकल्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। जब हम आपातकाल की घोषणा की बात करेंगे तो आर्टिकल 352 आपातकाल की घोषणा की बात करेगा, 353 आपातकाल लागू होने के प्रभाव की बात करेगा, 354 आपातकाल की घोषणा जारी रहते हुए राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को लागू करेगा, 355 क्या करेगा, राज्यों के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा संबंधी संघ के कर्तव्यों की बात करेगा, 356 क्या करेगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब राष्ट्रपति शासन का आधार, 357 क्या करेगा, 356 के अंतर्गत जारी घोषणा के बाद वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, 358 क्या कर रहा है, आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन, और 359 आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को लागू करना या स्थगित करना, अनुच्छेद 19 को 19 की बात करेंगे 358 में, बाकियों की बात करेंगे 359 में, 359 में 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। 359A में स्पेशली पंजाब की बात की गई है, इस भाग को पंजाब राज्य पर भी लागू करना, इसको निरस्त कर दिया अभी, और 360 वित्तीय आपातकाल की जो बात है वह करता है, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2017 में आया था, और आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन राज्य में जो है वह लास्ट में दिए गए हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या क्या चर्चा की, इमरजेंसी प्रोविजन में शुरुआत हमने इंदिरा गांधी के शासनकाल से की, हमने देखा इसका उद्देश्य असामान्य परिस्थितियों से निपटना था, 352 से 360 की बात की, प्रकार की हमने बात की, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, 352, 56 और 60, है ना। साथ ही हमने देखा आंतरिक और बाह्य आपातकाल की बात की। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा, इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो एज इट इज राष्ट्रपति शासन और वित्तीय में भी शामिल थे, जैसे कि समय अवधि और अनुमोदन वाली बात, ठीक है। घोषणा के आधार, अप्रूवल और ड्यूरेशन, उद्घोषणा की समाप्ति और इसके प्रभाव पर थोड़ा सा फोकस आपका ज्यादा रहेगा। कुछ क्वेश्चंस की भी हमने बात की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो सारा चैप्टर है वह कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है, अब एक क्वेश्चन कराती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या होगा, ठीक है। 356 आपसे पूछा है, 356 पूछा है मतलब राष्ट्रपति शासन की बात की है। राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी, ऐसा हमने क्या पढ़ा कहीं। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी। अनुच्छेद 19 उस राज्य में निलंबित, अनुच्छेद 19 की बात कहां पर की गई, 358, है ना। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। अब इसमें आंसर क्या होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी है या तो ऑप्शन नंबर डी है। आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।